देखिए, जिन भी लोगों का यूपी पीसीएस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और अब वो आरओ के लिए लगना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो यूपी पीसीएस के पेपर से सीख लेना चाहते हैं और वो गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। तो लगातार उनके क्वेश्चन्स आ रहे थे, मेल में भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया हुआ था, पर्सनल मैसेज भी आया हुआ था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और इसके अलावा लगातार कमेंट में भी लोग पूछ रहे थे कि अब आरओ के लिए फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना है, कैसे उन्हें बदलना है, सो दैट जो गलतियाँ यूपी पीसीएस में हुई हैं, वो आरओ में ना हो। देखिए, मैं आपसे बहुत ही ऑनेस्टली एक चीज़ कहना चाहूँगा, 1-2 दिन का प्लीज़ समय दीजिए। जो चीज़ें अभी तक चल रही थी, उनमें थोड़ा-सा आप शफ़ल करना पड़ेगा। चाहे आपकी वो स्ट्रेटजी हो, चाहे आपके वो सोर्सेज़ हो, चाहे कुछ भी हो। ये यूपी पीसीएस के पेपर को देख कर के आप अच्छी बात ही जान गए होंगे। तो इसलिए 1-2 दिन का समय दीजिए। मैं उस पेपर को, जो ये यूपी पीसीएस का हुआ है, इसको बार-बार, बार-बार, बार-बार उसको मैं रीड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और एनालाइज़ कर रहा हूँ, और मैं एक-एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, आपको पूरा समझाऊँगा कि आरओ के लिए किस तरह से आपको टारगेट करना है। और बहुत से लोग देखे हैं इसमें, अब आपको ये भी बता रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि पीवाईक्यू की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, पीवाईक्यू से कुछ नहीं आया, घटनाचक्र से कुछ नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक-एक चीज़ के ऊपर आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो क्वेश्चन्स हैं, उनको लूँगा, उनके बारे में बात करूँगा और समझाऊँगा, और फैक्ट के साथ, एकदम सबूत के साथ दिखाऊँगा, समझाऊँगा कि भाई देखो, ये चीज़ अगर यहाँ पर आई है तो ये इस तरह से आई है, या ये ऐसे इंपॉर्टेंट थी तो ये पूछी गई है। कुछ चीज़ें जो रैंडम है, जो बेकार है, इर्रेलेवेंट है, वो इस तरह से हैं। मतलब हर चीज़ का आपको पता लगेगा। अभी क्या है कि जैसे यूपी पीसीएस का पेपर इतना टफ आया है और इस तरह से इतना जो लेंथी पेपर आया है, तो जितने भी आरओ वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से करें। जो चीज़ें वो पढ़ रहे थे या जिस तरह से वो कर रहे थे, उससे तो होने वाला नहीं है। तो क्या उसमें चेंजेस लाने हैं? तो वो जो चेंजेस हैं, उनको मैं आपको ढंग से बताऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा-सा समय लगेगा। तो 1-2 दिन में मैं आपको पूरा बताऊँगा। देखिए, मैं वो जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहता कि मैं जल्दबाजी में आपको तुरंत बता दूँ कि आरओ की स्ट्रेटजी ये है, इसमें बस ये करना है और अब 3 महीने के लिए लग जाइए। देखो, जोश से सिर्फ़ जोश से कुछ नहीं होता। अभी मैं आपको बना करके वीडियो बता दूँ कि भाई 3 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है, बस इतना कर लो, ये कर लो, पीसेस हो गया उसे भूल जाओ, खराब हो गया कोई बात नहीं, नई ज़िंदगी है, नया दिन है, नया ये वो है, ये सब ठीक है, ये सब बातें ऐसे सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब बच्चा पेपर लेकर के बैठता है, अपना स्टडी मटेरियल लेकर के बैठता है और उसे चीज़ें दिखती हैं कि यार, इस टाइप के क्वेश्चन तो अब पेपर में आ नहीं रहे हैं, या इस तरह से नहीं पूछे जा रहे हैं जिस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको कहीं न कहीं एक डिमोटिवेशन आती ही आती है, वो डिमोटिवेट फ़ील करता ही करता है। तो मेरा ये काम है मेंटर होने के नाते कि मैं आपके उन डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मैं कैटर करूँ और मैं उनको समझाऊँ और एक सॉल्यूशन दूँ। उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दूँ। तो वो सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हर मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आरओ में किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसमें चेंजेस आपको अब लाने पड़ेंगे, अगर सोर्सेज़ हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से टॉपिक्स हैं, उनको किस तरह से, किस अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्या और जो चीज़ें हैं। देखिए, लोग सोर्स या नाम या किताब या मटेरियल के पीछे तो भागते हैं, लेकिन वो जो क्या चीज़ें नहीं करनी है या क्या चीज़ें करनी है, उस पर वो फ़ोकस नहीं करते हैं। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है इस मामले में, स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस मामले में। अगर आपका स्टडी मटेरियल सही नहीं है, अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है कि उस एग्ज़ाम को कैसे टारगेट करना है, कैसे देखना है, कैसे अप्रोच करना है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो कहीं न कहीं आप पढ़ते तो रहोगे, लेकिन आप सही चीज़ कभी नहीं पढ़ोगे और आप कभी भी उस जगह से ताले को नहीं खोल पाओगे, जो चाबी से वो खुलने वाला है। तो वो चाबी आपके पास, वो की आपके पास होनी चाहिए, अगर आपको लॉक को टाइमली खोलना है तो, एक बार में खोलना है तो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो मैं पूरा बताऊँगा आपको। इस बार पेपर जो टफ हुआ है, उसके पीछे रीज़न्स थे। उन रीज़न्स को आपको समझना पड़ेगा और उस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी आरओ के लिए। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आरओ का पेपर, यूपीपीएससी का जो पेपर आप देकर आए हो, इससे टफ आएगा। ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब 11 फरवरी को पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था, आप उसे उठा करके देखिए, और जो कल पेपर हुआ है, आप उसे उठा करके देखिए। आपको उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। मतलब वो जो पैटर्न चेंज जो आपको लग रहा है ना, अगर आपने आरओ का पेपर लीक वाला नहीं देखा होता, तो कल का पेपर आपको लगता है ये क्या दे दिया है, चक्कर आ जाते एकदम से। बट बिकॉज़ वो आरओ वाला जो पेपर लीक हुआ था, वो आपने देख रखा है, आपको पता है कि ऐसा, तो कल का पेपर आप ये रिकॉग्नाइज़ कर पाए कि हाँ, पेपर चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें मतलब कुछ-कुछ चीज़ें हैं। भाई, यूपी पीसीएस में कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले 3-4 साल का, 5 साल का आप पेपर उठाकर देखो, कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या उसमें पूछा गया है इस तरीके का? तो ये थोड़ा-सा सोचने वाली चीज़ें, देखने वाली चीज़ें हैं कि आपको चीज़ों को ढंग से, बारीकी से समझना पड़ेगा। भले ही 1-2 दिन आप ले लो, 3 दिन ले लो, लेकिन जब बैठो, तो वो चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम में आती है, जो आयोग पूछता है। और ये सारी चीज़ें आज भी पेपर में हैं। काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि घटना चक्र की कोई वैल्यू नहीं है। भाई, घटना चक्र से सिर्फ़ नहीं निकलता है पेपर। लेकिन घटना चक्र का कोई रोल नहीं है, ये कहना बिल्कुल ही इलॉजिकल और इर्रेलेवेंट चीज़ होगी। आज भी चीज़ें आई हुई हैं, और जब मैं आपको दिखाऊँगा, तो मैं आपको एक चीज़ सबूत के साथ दिखाऊँगा कि देखो, ये यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो इर्रेलेवेंट हो गई है या उससे कुछ फँसा नहीं है। जो सब्जेक्टिव वाली घटना चक्र आती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इस चीज़ से मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वो सिर्फ़ घटना चक्र पढ़ के जाते हैं। भाई, अगर सिर्फ़ घटना चक्र आप पढ़ के जाओगे, तो जो ऑलरेडी 2-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा है, 6 से 8 बार, 10 बार पढ़ चुका है घटना चक्र को। मैं इस चीज़ को एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ। रियल में लोगों ने पढ़ रखा है इतनी बार। तो उनके घटना चक्र के क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होते हैं। तो फिर आयोग को भी ये चीज़ मालूम है कि तब तो कोई एक जो बैटल है, वो रह ही नहीं जाएगा ना।
वो तो सब उसी से सेम पेपर बना देंगे, तो फिर कट ऑफ भी बहुत हाई चली जाएगी, सबका सही हो जाएंगी चीज़ें। तो अब वो जो पैटर्न है उसे ब्रेक कर रहे हैं, जो मार्केट में चीज़ें चलती हैं। जैसे पहले ये चीज़ यूपीएससी में चलती थी, जो लोग यूपीएससी वाले हैं जिन्होंने अटेम्प्ट वगैरह दिए हुए हैं वो इस चीज़ को बेटर वे में समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो एक पैटर्न होता है उसको ब्रेक किया है इन्होंने, आयोग ने। और जो फिक्स्ड चीज़ें होती थी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है, मिनरल से आ रहा है, एग्रीकल्चर का डेटा पूछा जा रहा है, इंडेक्स रिपोर्ट से एकदम रैंक पूछी जा रही है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती थी उसको उन्होंने डायरेक्ट ना देकर के घुमा फिरा करके पूछा है और कम पूछा है। और बाकी का नए क्वेश्चंस भी बनाए जिसमें उन्होंने दिमाग लगाया है। जो टॉपिक्स रिपीट होते थे उनको थोड़ा सा बदला है, और जो चार मतलब एक एक क्वेश्चन जो अलग अलग पूछा जाता था ना, उनको एक क्वेश्चन में मिला के आपसे चार क्वेश्चन की नॉलेज एक ही में ले ली है। तो इस तरह की चीज़ें करने से पेपर टफ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घटना चक्र की कोई वैल्यू नहीं रह गई, लूसेंट की कोई वैल्यू नहीं रह गई, आज भी चीज़ें वही हैं। जो कमेटी वाला क्वेश्चन आया था, आप जरा लूसेंट खोल के देख लीजिए कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको उसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ घटनाचक्र पढ़ोगे, उसके बाहर से नहीं पढ़ोगे, तो फिर चीज़ें कैसे होंगी। अब जो ये लक्ष्य सेन वाला क्वेश्चन है, बल्लाल सेन वाला जो क्वेश्चन है, वो आपने सिर्फ अगर घटनाचक्र पढ़ी और उसके आगे पीछे आपने कुछ भी नहीं देखा, तो फिर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ना, ये देखने की बात है। अब जो आई दृष्टि करंट अफेयर्स आती है उसमें आपको, या कोई भी अगर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर पता नहीं मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि ये वाले इंपॉर्टेंट डेज जो है इसमें ये वाला देख लो, ये देख लो, जनरली एक दो बार पढ़ लो, उसके साथ मिला करके मैच मिला के पढ़ो। इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर तो वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ना, उन्होंने इस बार भी पूछा है। चेंज ये ला दिया कि उन्होंने उसकी जो, जैसे एक दिन पूछते थे उसका डेट पूछ लेते थे कि इस दिन ये मनाया जाता है कि नहीं, इस दिन ये कॉमेमोरेट किया जाता है कि नहीं। अब उन्होंने क्या किया, 4 दिन दे दिए, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को पूछ दिया। तो चार जो क्वेश्चन थे उनकी नॉलेज आपसे एक में पूछ ली। पहले एक दिन पूछते थे, अब 4 दिन पूछ रहे हैं, वो भी एक ही में मिला के पूछ दिया क्रोनोलॉजी। तो उससे क्वेश्चन टफ हो गया, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेट मालूम होना चाहिए कि भाई 7 अप्रैल है, 18 अप्रैल है, या 31 मई है, या क्या है। तो ये गेम जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप जब करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है या इंडिया और उज्बेकिस्तान में हुआ है, इसको ये बोलते हैं, दस्तक बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि वो कहाँ हुआ है, ये भी देखना है कि उसमें किस जो नेवी है या आर्मी है तो किसने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पर हुआ और किस तारीख को हुआ। अब दो दो बार होती हैं, तो अगर दो दो बार हो रही है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये इतने से इतने तारीख तक हुई। इंडिया अमेरिका की सपोज हो रही है 17 से 25 सितंबर, दूसरी वाली हो रही है 23 से 25 सितंबर, तीसरी वाली जो हो रही है वो हो रही है 26 से 28 सितंबर, चौथी वाली हो रही है 1 से 4 अक्टूबर। तो इस तरह से आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और जब इस तरीके की आप 10 12 15 चीज़ें याद करोगे ना, डेट्स, तब आपको रियलाइज होगा कि ये एक्चुअल में टफ टास्क है। तो इतना ईजी नहीं है, इसीलिए ये चीज़, इसीलिए हर कोई कर नहीं पा रहा है उस चीज़ को, क्योंकि अगर इतना ईजी होता तो सब कर लेते। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा टफ होती हैं। पेपर लेंथी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही बना रहे हैं वो, या फिर मैच द फॉलोइंग वाले बना रहे हैं। मतलब वो एकदम जो सिंगल लाइनर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो वन लाइनर जिसको आप बोलते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें एक शब्द में मतलब आंसर हो जाता है, वैसे वो क्वेश्चन मुश्किल से उन्होंने 16 17 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो यहाँ से गेम पूरा पलट गया है। पहले पूरा पेपर इसलिए भरा होता था, मतलब 70 80 क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर होते थे, इंसान को टाइम नहीं लगता था, तुरंत देखा, मारा, टिक मारा, आगे बढ़ गया। अब वो गेम हट गया है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन की पावर नहीं है, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाते हो, आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपके अटेम्प्ट ही कुल मिला के 80 100 होंगे। तो यही लोगों के सामने यही प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं कहता था कि लगातार टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट देने से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे, टाइम को मैनेज करना सीखोगे। आपको जो पहले ईजी टू मॉडरेट आते हैं पहले उन्हें कर लो, देन उसके बाद में ऑप्शन एलिमिनेट कर करके जितना आता जा रहा है उससे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करो। तो तब लोगों को समझ में नहीं आता, तब लोग तो लगता था कि अरे नहीं यार हम तो कर लेंगे ऐसे करके। अब जब पेपर इतना लेंदी आया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को डील करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी तो ये 150 क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं। अभी आर को जब आप पेपर दोगे तो उसमें 140 क्वेश्चन होंगे जीएस के। अब अगर एक शिफ्ट में होगा तो हिंदी उसी में लगा रहेगा, लेकिन फिर भी हिंदी का टाइम अलग ही मानो। उसको ये मत सोचो कि हम आधा घंटा हिंदी है तो हम हिंदी 10 मिनट में कर लेंगे। हिंदी के लिए कम से कम 20 25 मिनट तो दोगे ही ना, 5 मिनट हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है आप लगा लोगे जीएस में। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि वो जो जीएस में 140 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 घंटे में आपको करना है, तो वो भी कोई बहुत ईजी टास्क नहीं है। तो अभी से अगर आप अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे, चीज़ों को समझेंगे बारीकी से, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो 1 2 दिन वेट करो, पूरा बताऊंगा तो उससे फिर हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल लेकिन अभी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर टारगेट्स मैंने देना शुरू कर दिए हैं, उनको लगातार पढ़ो। उनको पढ़ोगे तो तुम्हें एक अलग लेवल की चीज़ें समझ में आएंगी, और बाद में ये चीज़ें रियलाइज होगी। जब जनवरी खत्म हो रहा होगा, फेब खत्म हो रहा होगा ना, तब ये चीज़ रियलाइज होगी कि अरे ये चीज़ तो हम 3 बार पढ़ चुके हैं, ये चीज़ तो हम 4 बार रिवाइज कर चुके हैं। आपके टिप पर चीज़ें आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। जब कोई आपसे बात करेगा तो आपको पता होगा यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ ली है। तो अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सर्च करोगे मिल जाएगा। पहली बार मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुंचाओ तो अब यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं पूरी जान डालने वाला हूँ इसमें, और एक से एक ऐसी चीज़ें निकाल के पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये जो पेपर चेंज हो रहा है तो इसको कैसे पैटर्न को समझना है। देखो फर्रे देने से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें फर्रे दे दूँ, मैं तुम्हें पेजेस दे दूँ, किताब दे दूँ कि भाई ये देखो पूरा है बस इसको पढ़ लो। भाई पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है ना, तुम पूरी इतनी 200 पन्ने की किताब पढ़ के गए, वहाँ उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कोई किताब बताई या नहीं बताई, मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी, अब एग्जाम के पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि क्या आयोग ने कोई आपको ऐसे मैगजीन, कोई किताब, कोई चीज़ सोर्स बताया है कि भाई ये चीज़ पढ़ो हम इससे पूछेंगे? नहीं। तो वो तो टॉपिक्स पूछेंगे ना, तो टॉपिक या थीम जो है उनको आपको सेपरेट बेसिस पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो
एग्जाम में आता है वो हम पढ़ के जा रहे हैं कि नहीं। वो पढ़ के जाओगे तो हमेशा बेटर परफॉर्म करोगे। और रिलेटिव एग्जाम है, तो 100 लोगों ने अगर पेपर दिया तो 100 लोगों से मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि बाकी लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। भाई उन लोगों ने जो एग्जाम दिया, मान लो उसमें से 90 लोगों ने गलत किया, 10 लोगों ने वो चीज़ सही की, तो 10 लोग आगे आएंगे, 90 लोग पीछे जाएंगे। तो इस तरह से रिलेटिव एग्जाम में चीज़ें चलती हैं, कॉम्पिटिशन है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच।